नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशनशिप। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादपों में जल का जो संबंध होता है वो कैसा होता है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है, यह पादपों में जल का संबंध कैसा होता है। तो अब दोस्तों आप सबको पता है कि प्लांट की जो बॉडी होती है, पादप शरीर जो होता है, प्लांट बॉडी, पादप शरीर, प्लांट बॉडी या पादप शरीर जो कि वाटर से बनी होती है। कितना वाटर? 80 से लेके 90% तक क्या होता है, प्लांट के अंदर पानी होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, 80 से 90% तक पानी होता है। तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। किस किस के लिए होती है कि प्लांट अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या करेगा, वाटर का यूज करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, प्लांट सोइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। तो ये सारी क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, वाटर रिलेशनशिप। कि प्लांट सोइल से एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर इसका यूज करेगा। तो वाटर का प्लांट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट वाटर रिलेशनशिप कहते हैं। हमको ये समझने से पहले कुछ टर्म हैं जो हमको पढ़ना है आज स्पेशल। जैसे विसरण दाब क्या होता है, विसरण क्या है, परासरण क्या है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हमको आज जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि विसरण क्या होता है, विसरण क्या है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन। दूसरा हमको पढ़ना है कि विसरण दाब क्या है, विसरण दाब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। दोस्तों फिर परासरण क्या होता है, परासरण ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी क्या होता है। फिर हमको पढ़ना है इसी टॉपिक में टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब क्या होता है। दोस्तों फिर हमको पढ़ना है एक सक्शन प्रेशर क्या होता है, एक हमको पढ़ना है वॉल प्रेशर क्या होता है। दोस्तों एक पढ़ना है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर पढ़ी जाती है, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसेंट ऑफ सेफ, एसेंट ऑफ सेफ, रसारोहण। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्लांट में वाटर जो ऊपर चढ़ता है, सोइल से पानी रूट से प्लांट में लीव्स तक पहुंचता है, वो किसकी हेल्प से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ठीक है। पानी का अवशोषण, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में कैसे होता है, एक्टिव पैसिव कैसे काम करते हैं ये मैकेनिज्म, ये हम इस टॉपिक पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या है, ठीक दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन क्या है। तो समझते हैं हम कि विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। दोस्तों विसरण या फिर डिफ्यूजन इसे हम कहते हैं, समझना आप क्या है। इसकी जो डेफिनेशन होती है कि पदार्थों के आयनों का, अणुओं का, परमाणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पदार्थों के अणुओं का, परमाणुओं का, अणुओं का, परमाणुओं का, आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर क्या करना, गति करना। गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन
टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इंग्लिश में ये डेफिनेशन है कि अणुओं का, परमाणुओं का, आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, मूवमेंट करना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करना, गति करना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये गैस की टंकी है, पूरी एलपीजी सिलेंडर है, तो हम एलपीजी सिलेंडर को आप अगर यहाँ से बाल को प्रेस करोगे तो इसके अंदर क्या है, गैसेस एलपीजी बहुत ज़्यादा भरी है, तो अंदर क्या है, गैस की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। गैस के अणुओं की जो कंसंट्रेशन है, गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं, आपने देखा वो तेज़ी से क्या होता है, गैस बाहर निकलती है, बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांद्रता बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सांद्रता बहुत कम है, तो वो तेज़ी से निकलेगी। या फिर हम दो पानी की टंकियों को जोड़ देते हैं, ये दो पानी की टंकियां हैं, ये दो पानी की टंकी है, ये दो पानी की टंकी है। एक पानी की जो टंकी है वो वाटर से पूरी तरह भरी हुई है, पानी से पूरी तरह फिल है, ठीक, इस तरह ये पानी से क्या पूरी तरह फिल है, और ये क्या है, खाली है, थोड़ा सा पानी है। इन दोनों को हमने एक पाइप से जोड़ दिया, इन दोनों को हमने एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया है, तो पानी क्या करेगा, इस टंकी से H2O जो है पानी इधर से इधर क्या करेगा, मूव करेगा, जाएगा। तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ऐसा कब तक होगा, जब तक कि साम्य अवस्था ना जाए, जब तक कि इक्विलिब्रियम, दोनों में कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तो ऐसा जब तक चलता रहेगा। अणुओं का, परमाणुओं का, आयनों का जो मूवमेंट है, ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट चलता रह जाएगा। इसको कहते हैं हम साम्य अवस्था, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए, ऐसा मूवमेंट तब तक चलता रहेगा। ठीक, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे पढ़ते हैं, क्या विसरण की दर जो होती है किसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता है सबसे तेज़ी से कौन मूवमेंट करता है, सबसे तेज़ी से जो गति करता है वो कौन करता है, तो सबसे तेज़ी से जो गति करता है गैस के अणु। तो विसरण की दर सबसे ज़्यादा किसमें होती है, विसरण की दर सबसे ज़्यादा गैस के अणुओं में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विसरण की दर है, डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन रेट जो होती है, डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो गैस के अणुओं की होती है। देन इसके बाद लिक्विड किसकी होती है, लिक्विड की होती है, और इसके बाद किसकी होती है, सॉलिड। सॉलिड में भी होता है लेकिन उसकी दर सबसे कम होती है। तो डिफ्यूजन की जो रेट होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों किस में होती है, गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर किस में होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, आइए अब प्लांट में विसरण होता क्यों है, पादपों में विसरण क्यों होता है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, कि प्लांट में डिफ्यूजन क्या है, क्यों होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब समझते हैं हम कि प्लांट में डिफ्यूजन क्यों होता है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, दोस्तों विसरण का क्या महत्व है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि विसरण का महत्व क्या है। तो दोस्तों गैसों का जो प्लांट में आदान प्रदान होता है, CO2 का और ऑक्सीजन का, पादपों में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 व O2 का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज, वो किससे होता है, विसरण से। याद रखना, गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किससे होता है, विसरण के द्वारा होता है, CO2 का और O2 का। दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या होता है, पादपों में जो जल का अवशोषण होता है, पादपों में निष्क्रिय जल का अवशोषण जो कह सकते हैं हम, वो भी क्या है, एक प्रकार से हाई कंसंट्रेशन लो, ठीक है, पदार्थों का या फिर वाटर का जो अवशोषण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा। या वाष्पोत्सर्जन भी क्या है, विसरण की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मीन्स ट्रांसपिरेशन भी एक प्रकार का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद परासरण भी एक प्रकार का क्या है, डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, एक प्रकार का डिफ्यूजन होता है, ये भी एक विशेष प्रकार का क्या है, याद रखना, ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अगले नंबर पर मैंने आपको बताया था खनिज पदार्थों का, पानी का, ठीक है ना, खनिज पदार्थों का या फिर H2O का, मिनरल्स का और H2O का क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना। एक कैसा, तो आंसर है पैसिव, निष्क्रिय अवशोषण होना, पैसिव एब्जॉर्प्शन होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो आंसर है वाटर का और
H2O का, H2 एंड मिनरल्स का, दोनों का अगर एनर्जी खर्च नहीं होती है, ऐसा अवशोषण जिसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है उसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। तो वो भी किससे होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो प्लांट में इसके बहुत सारे क्या हैं? रोल हैं कि प्लांट के अंदर डिफ्यूजन या विसरण क्यों होता है, या फिर पादप में जो बनने वाले हार्मोन होते हैं। एक और पॉइंट है 5वां कि पादप में जो हार्मोन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, हार्मोन बनने के बाद उनका जो वितरण होता है, ठीक है, उनका जो वितरण होता है वो भी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, ठीक है, वो भी किससे होता है? तो आंसर है विसरण से होता है। प्लांट में बनने के बाद जो हार्मोन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं? तो आंसर है विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं हम कि विसरण दाब क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि विसरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो देखो विसरण दाब क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? विसरण दाब, विसरण दाब क्या होता है समझना आप। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, विसरण दाब क्या होता है। ठीक, अब विसरण दाब को समझते हैं कि जब कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है, आयंस होता है, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, जब वो किसी सॉल्यूशन से अपनी जगह से विसरित होता है, मतलब डिफ्यूज होता है, तो डिफ्यूज होते समय उस माध्यम पर, जैसे ये पानी की टंकी है, ठीक है, ये पानी की टंकी है, तो इसमें क्या है? पानी के जड़ों के अणु हैं, ये वाटर के क्या मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है, क्या है? जल के अणु। जब इसको हम खोल देंगे यहाँ से तो पानी के अणु, वाटर के जो अणु हैं क्या होंगे? इस माध्यम पर बाहर जाते समय, मतलब विसरित होते समय, विसरित होते समय, या फिर कहें हम डिफ्यूज, ठीक है, जब इनका डिफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के समय क्या होगा? ये इस माध्यम पर एक प्रेशर डालते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो इस विलयन पर, इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो यहाँ पर इस विलयन पर एक क्या करेगा? दाब डालता है। उसी दाब को हम क्या बोलते हैं? तो उसी दाब को हम विसरण दाब कहते हैं। उसी दाब को क्या बोलते हैं? विसरण दाब कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि विसरित होते समय अणु, परमाणु जो आयंस होते हैं, मतलब डिफ्यूज होते समय उस विलयन पर, ठीक है, क्या उस पदार्थ पर एक प्रेशर डालते हैं। बाहर जब निकलेंगे तो एक दबाव डाल के जाएंगे, ठीक है, तेजी से बाहर जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को हम क्या बोला जाता है दोस्तों? विसरण दाब कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कैसे। जैसे हमने एक गिलास लिया या कटोरी ली, ठीक है, या फिर भी कोई बाल्टी ली, ठीक है ना, पानी की हमने एक ऐसी बाल्टी ले ली, उसमें पानी भरा, ठीक है। अब उस बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी में हमने यहाँ से क्या कर दिया? यहाँ पर एक होल बना दिया, ठीक है। तो पानी लिया है सिर्फ, अभी है ना, हमने क्या लिया इसके अंदर? शुद्ध वाटर, डिस्टिल वाटर लिया है। क्या लिया है? तो डिस्टिल वाटर, ठीक है ना, क्या लिया है? डिस्टिल वाटर, मतलब शुद्ध जल लिया हमने, ठीक है। अब ये शुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, तो याद रखना सिर्फ जल है, वाटर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, कोई मॉलिक्यूल, सिर्फ वाटर ओनली। तो क्या होगा? वाटर के अणु बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे। वाटर के जो अणु हैं क्या होगा? बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे। H2O के जो अणु हैं वो तेजी। अगर हम इसमें क्या करें? हम इसमें शुगर मिलाना चालू कर दें। क्या कर दें? हम इसमें बाल्टी के अंदर अब शुगर मिलाना चालू कर दिया हमने, तो क्या होगा? अब ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा गाढ़ा, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ने लगी, तो क्या होगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब क्या होगा? उनका मूवमेंट धीरे कम हो जाएगा। मतलब अगर हमने इसके अंदर 5 kg शक्कर डाल दी, ठीक है, इस बाल्टी के अंदर, तो एक चाशनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चाशनी। अब आप बाल्टी में छेद करोगे तो पानी के अणु पहले जो इतनी तेजी से बाहर निकल रहे थे, क्या उतनी तेजी से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्या होगा? अब हो सकता है चाशनी बन जाएगी, पानी बाहर ही ना जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे ज़्यादा होता है। शुद्ध जल का, डिस्टिल वाटर का विसरण दाब सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम उसमें सोल्यूट मिलाते हैं, अगर हम उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों? सोल्यूट, विलय मिलाते हैं, तो विसरण दाब कम होता है। याद रखना आपको कि डिस्टिल वाटर का विसरण दाब सबसे ज़्यादा होता है शुद्ध जल का।
आपसे कभी एग्जाम में पूछा कि आपको बताना है कि डिस्टिल वाटर जो होता है